एक ऐसा दौर जब भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। हम बात कर रहे हैं 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के समय की। ये कहानी है हमलों की, बड़े बड़े साम्राज्यों की और एक ऐसी विरासत की जो आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली के एक बहुत ही जाने पहचाने लैंडमार्क से, कुतुब मीनार। आज ये हमें एक शांत स्मारक की तरह दिखता है ना? लेकिन सोचिए जरा, इसकी नींव एक ऐसे उथल-पुथल भरे दौर में रखी गई थी जब तलवारें बोलती थीं और सल्तनतें रातों रात बनती और बिगड़ जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शानदार इमारतें, ये पूरा लैंडस्केप ये बना कैसे? इस जमीन ने आखिर कौन-कौन से तूफान देखे हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय ये शुरू होता है हम लोग के एक बिल्कुल नए दौर से, 11वीं सदी। ये वो समय था जब सब कुछ बदलने वाला था। हिंदू कुश के उस पार से, मतलब मध्य एशिया से, तुर्क और अफगान समूहों ने हमलों की एक लहर सी शुरू कर दी। और देखिए, ये हमले पहले के युद्धों से बहुत अलग थे। ये हमलावर सिर्फ दौलत लूटने या जमीन कब्जा करने नहीं आए थे। नहीं, वो अपने साथ एक नया मजहब, एक नई संस्कृति, एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आए थे। अब यहाँ एक शब्द आया है, तुर्क। इसे समझना जरूरी है। देखिए, ये किसी एक देश के लोगों की बात नहीं हो रही। ये शब्द उन तमाम लोगों, उनकी भाषाओं और उनकी संस्कृतियों के लिए इस्तेमाल होता है जो मध्य एशिया से लेकर साइबेरिया तक के एक बहुत बहुत बड़े इलाके से जुड़े थे। अच्छा, इस पूरे दौर को ठीक से समझने के लिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। फिर 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी। 1398 में तैमूर का वो विनाशकारी हमला हुआ दिल्ली पर, और फिर 1498 में पुर्तगाली समंदर के रास्ते यहां पहुंचे। मतलब आप देख रहे हैं, ये वो बड़ी बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो सामने आता है। कौन? दिल्ली सल्तनत। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के ठीक बाद इसकी नींव रखी गई थी। तो ये सल्तनत आखिर है क्या? आसान भाषा में ये एक ऐसा इलाका है जिस पर एक सुल्तान का राज हो। ये टाइटल या कहलें उपाधि मुस्लिम शासकों ने अपनी संप्रभुता, मतलब अपनी आज़ाद हुकूमत दिखाने के लिए अपनाई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली पर किसी एक खानदान ने राज नहीं किया। नहीं, इन 300 सालों में एक के बाद एक 5 अलग-अलग तुर्क अफगान राजवंश आए और गए। कौन-कौन से? मामलुक, जिन्हें गुलाम वंश भी कहते हैं, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। इस दौर की जो वास्तुकला है ना, उसमें एक अलग ही बात है, एक अजीब सा आकर्षण है। जरा इन खंभों पर की गई बारीक नक्काशी को तो देखिए, कमाल है। ये उस समय की कला और ताकत दोनों को दिखाती है। लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे एक कहानी होती है ना? और इस खूबसूरती के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। मस्जिद पर ही एक शिलालेख, मतलब पत्थर पर लिखी इबारत, ये बताती है कि इसे बनाने में 27 तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों का सामान इस्तेमाल हुआ था। यही तो इस दौर की जटिल सच्चाई है कि यहाँ निर्माण और विनाश दोनों साथ साथ चल रहे थे, एक ही सिक्के के दो पहलू। चलिए अब सल्तनत के एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है इसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो लगातार संघर्ष और बदलावों से जूझ रहा था। यहाँ सत्ता बदलना, मतलब एक राजा के बाद दूसरे का आना, शायद ही कभी शांति से होता था। जरा ये तुलना देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। लगभग हर 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने से पहले वाले को हटाकर, मतलब उसे उखाड़ फेंक कर गद्दी हासिल की। सोचिए, हिंसा ही जैसे एक नियम बन गई थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि एक सुल्तान औसतन सिर्फ 9 साल ही राज कर पाता था। सिर्फ 9 साल! ये एक छोटा सा नंबर उस दौर की खतरनाक अस्थिरता को पूरी तरह बयां कर देता है। यहां पर हम 2 अलग अलग सुल्तानों के दौर की निशानियां देख सकते हैं। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के जमाने का सिक्का है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक की एक पेंटिंग। ये सिर्फ आर्ट नहीं है दोस्तों, ये इस बात का पक्का सबूत है कि दिल्ली का सिंहासन कितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था। चेहरे बदलते जा रहे थे। तो अब सवाल यह है कि ये जो सारी राजनीतिक उथल-पुथल थी, इसका असर जमीन पर, मतलब भारत के नक्शे पर कैसे पड़ रहा था? चलिए देखते हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये अपने आप में उस साम्राज्य की पूरी कहानी कह रहा है। देखिए, तुगलक वंश के समय सल्तनत की सीमाएं कैसे दक्षिण तक पहुंच गई थीं,
और फिर लोदी वंश तक आते आते ये काफी सिकुड़ गईं। मतलब ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी सरहदें रेत पर खींची लकीरों की तरह थीं, जो हवा के एक झोंके से बदल जाती थीं। तो ठीक है, ये 300 साल की उथल-पुथल, ये लड़ाइयाँ, ये बदलाव, इन सब के बाद आखिर बचा क्या? इस दौर की विरासत क्या है? और देखिए, घूम फिरकर हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, कुतुब मीनार। पर अब इसे देखने का नजरिया बदल गया है। ये सिर्फ एक ऊंची मीनार नहीं है, ये सल्तनत के बड़े बड़े इरादों का, उसकी ताकत का प्रतीक है। और साथ ही ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। मतलब एक ऐसी स्टाइल जिसमें भारतीय कारीगरी और मध्य एशिया का डिजाइन दोनों का एक लाजवाब संगम देखने को मिलता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सल्तनत की विरासत को किसी एक शब्द में समेटना नामुमकिन है। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें लड़ाइयाँ भी हैं, अलग अलग संस्कृतियों का मिलन भी है और एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए नए नए प्रयोग भी हैं। इन सब ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पे ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब आज हम इन स्मारकों का देखते हैं तो इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी ये पत्थर की इमारतें हमें अपने गुजरे हुए कल के बारे में क्या कहानियां सुनाती हैं। सोचने वाली बात है।